नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दुनिया को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हो रहा है। इजराइल और ईरान की लड़ाई में अमेरिका अब सैन्य ताकत के साथ कूद चुका है। अमेरिका ने करीब भारतीय समय के अनुसार 22 जून की सुबह 4:10 पर ईरान में बम गिरा दिए। अब ये जो माहौल बना हुआ है, जो टेंशन का माहौल दुनिया में बना हुआ है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहा है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध के संकेत है? क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि वो ईरान के साथ है, चीन भी ईरान के साथ होने की बात कह रहा है, उधर इजराइल के साथ अमेरिका है और रूस और यूक्रेन का पहले से ही युद्ध चल रहा है। अब आखिरकार क्या कुछ दुनिया में हो रहा है और ये युद्ध कहां तक पहुंच सकता है? इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है? अगर हम देखें अमेरिका से ईरान की दूरी की अगर बात की जाए, साहिल हमारे साथ साहिल मौजूद है जो हमें इस पे और जो अपडेट्स है वो बताएंगे। लेकिन साहिल, अगर हम यहां से जो अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट से अगर हम ईरान तक की दूरी की बात करें तो करीब 10,000 किलोमीटर की ये दूरी है। यहां से वहां अटैक करना, जैसा हम लोगों ने विजुअल्स में देखा, जैसा हम लोगों ने खबरों में देखा, जैसा हमारे दर्शकों ने देखा, ऐसा अमेरिका ने संभव करके दिखाया है। कितना मुश्किल था ये, किस तरह से प्लान किया गया होगा, किस तरह से टारगेट किया गया होगा? देखिए, प्लानिंग इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट आता है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि अभी हम अटैक कर सकते हैं पर हम शांति के पक्ष में हैं। ऐसे लगातार बयान सामने आते रहे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया था कि हम आप पर अभी अटैक नहीं करने वाले हैं, 1 या 2 हफ्ते बाद इसके बारे में सोचा जाएगा। फिर अचानक से क्या होता है, अचानक से खबर आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में खामेनेई पर अटैक कर दिया है। अब एक ऐसा इतना बड़ा अटैक होना क्यों? क्योंकि जब हम पहले भी हम बात कर चुके तो हम यही कह रहे थे कि ईरान और इजराइल दोनों आपस में अपने एयर स्पेस में नहीं भेज सकते हैं। अच्छा, इन्हें खामनेई का जो जैसा बताया, अमेरिका और इजराइल ने दोनों दावा किया कि खामनेई का अड्डा पता है, खामनेई कहां छुपे हुए हैं, लेकिन अभी खामनेई पे अटैक नहीं हुआ है। साहिल, अटैक जो किया गया है वो अटैक हुआ है यहाँ पे जो कहा जा रहा था कि ईरान परमाणु केंद्र बना रहा है, जो परमाणु सेंटर्स है ईरान के, 3 परमाणु सेंटर्स पे अटैक किया गया है। बिल्कुल, हाँ, वो जो 3 परमाणु सेंटर्स है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये अभी तक दावों में ही है, क्योंकि ये आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है कि ईरान के पास सच में परमाणु हथियार वहां पे मौजूद है, क्या ईरान ने परमाणु हथियार वहां से हटा लिए। क्योंकि 19-20 जून के आसपास एक वीडियो भी सैटेलाइट का सामने आया था जिसमें यही जिस इलाके पे अटैक किया गया है, फोर्डो के आसपास का, वहां पे कुछ टैंकर्स जो थे वो मूवमेंट में थे, करीब 16-17 टैंकर्स वहां पे मूवमेंट में थे। तो ये भी कयास लगाया गया, क्या ईरान को पहले से जानकारी हो गई थी, मनक लग गई थी कि क्या अमेरिका यहाँ से अटैक कर सकता है, तो पहले से वहां पे जो भी उनकी सामग्रियां मौजूद थी उनको स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए, किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके पास कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है, आपको पता है वहां न्यूक्लियर का आप काम कर रहे हैं और आप युद्ध की स्थिति में चले जाते हैं, आप वॉर की स्टेट में चले जाते हैं, तो ऐसे में मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि आप अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कैसे बचा सकते हैं। जो ये बात सामने आ रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था यूरेनियम को पहले ही दूसरी जगह ले जाया गया, क्योंकि जो फोर्ट करके जो इनका एक इलाका है जहां पर ये अटैक किया गया है, जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, अमेरिका ने कौन सा जेट यूज कर दिया? ऐसा मतलब ऐसा कैसे हो गया कि 10,000 किलोमीटर तक पहुंच जाना, दूसरे की एयर स्पेस में जाना, जबकि एयर स्पेस से 12 किलोमीटर पीछे से ही आपने एक लॉन्च कर दिया है, वो मिसाइलें वहां जाती हैं, फट जाती हैं। सिर्फ फटती ही नहीं है, एक ऐसी जगह पर फटती है जहां पर आप कह रहे हैं कि हमारा अंडरग्राउंड बेस बना हुआ था, वो अंडरग्राउंड बेस को तबाह कर दिया जाता है। तो ऐसी कौन सी मिसाइल थी? सबसे पहली बात है कि इन्होंने यूज किया एक स्टेल्थ फाइटर जेट को। अब स्टेल्थ फाइटर जेट आखिर क्या होता है? अगर आपको तस्वीरों में जो आपने देखा होगा, स्टेल्थ फाइटर जेट ऐसा है कि उसको अगर हम देखें तो एक चमगादड़ की तरह नजर आता है। अब क्योंकि वो इतना चपटा है, क्योंकि उसकी बनावट इस तरीके की है, तो काफी तेज जा सकता है। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा तेजी से जाती है, जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम नहीं देख सकते। ऐसे ही जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जो नॉर्मल रेडार्स हैं वो उसको कैप्चर नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा होगा, मान लीजिए रेडार है, यहाँ से कोई चीज आई और एक डॉट होती हुई निकल गई, उनके लिए यही होगा, पर इस डॉट के नजर आने में वो काफी डिस्ट्रक्शन कर चुका होगा। तो ऐसा ही कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ने किया, B-2 बॉम्बर जेट्स को वहां यूज किया गया, उसके अंदर ऐसे हथियार डाले गए, वहां पे जो बस्टर बम्स हैं वो डाल दिए गए, वहां पर 250 फीट तक नीचे जाते हैं। और एक ऐसा बॉम्ब नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही बार वो अटैक किया गया, वो नहीं, एक ही जगह पर तकरीबन 6 बस्टर बॉम्ब्स को फेंका गया। बिल्कुल सही। सवाल एक और भी उठता है, जिस B-2 बॉम्बर की हम लोग बात कर रहे हैं, उस B-2 बॉम्बर ने जो दूरी तय की है वो है करीब 10,000 किलोमीटर की, और इससे ज्यादा की ही दूरी है वो।
क्या रास्ते में उसको रिफिल भी किया गया होगा? इस B2 बॉम्बर की क्या कुछ खासियत है, अगर आप थोड़ा बताएं तो। देखिए B2 बॉम्बर अपने आप में बहुत खास हो जाता है। सबसे पहली बात कि स्टेल्थ है। तो स्टेल्थ का मतलब ये है कि किसी की निगरानी में नहीं आएगा, आप सिंपली अटैक करके वापस आ सकते हैं। दूसरा, वापसी के लिए आपको रिफ्यूल चाहिए, क्योंकि तकरीबन अगर आप 35 किलोमीटर का अगर हम देख ले, 35 किलोमीटर आना जाना हो तो उसी में आपको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। 35,000 किलोमीटर, हाँ। 35,000 किलोमीटर में आपको जरूरत पड़ जाती है। मगर जब 10,000 किलोमीटर की बात हो रही हो तो इसमें अमूमन सिंपल सी बात है कि ये रिफ्यूल किया गया है, एयर में रिफ्यूल किया गया, चाहे इसको जाते हुए भी रिफ्यूल किया गया, आते वक्त भी इसको रिफ्यूल किया गया, यानी एक प्रॉपर बैकअप यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया हुआ था। क्योंकि ये ऑपरेशन जितना है तकरीबन 25 मिनट के अंदर अंदर ये ऑपरेशन खत्म करके जो फाइटर जेट्स थे वो वापस यूनाइटेड स्टेट्स की सीमा में आ गए थे। ऐसा भी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, पीट हेगसेथ ने ये बात साफ कही कि हाँ, हमने बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया है, वहाँ की ईरान की जो फैसिलिटीज है उसको डिस्ट्रॉय जरूर किया है वहां पर। एक और खबर भी हमारे उजाला पे लगी हुई है, इससे जुड़ी हुई खबर ये है कि किस तरह से जो इसका नाम जो दिया गया वो ये था कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और 125 फाइटर जेट, 14 बंकर बस्तर बम अमेरिका ने 25 मिनट में तबाह किए ईरान के परमाणु ठिकाने। तो ये एक ताकत दिखाना हो गया ना, कि बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, खामनेई को धमकी दे रहे थे कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लगातार सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, खामनेई की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी बार बार, आगार्ची की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा था कि अमेरिका का हस्तक्षेप ईरान और इजराइल के बीच बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर अमेरिका सैन्य ताकत दिखाता है, अगर अमेरिका जुबानी जंग की जगह पे इस तरह का कुछ हमला करता है तो ईरान शांत नहीं बैठेगा। और ईरान ने भी इस हमले के बाद जवाब दिया है, इजराइल पे अटैक किया है। जी बिल्कुल, और ये जो अटैक किया गया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईरान पर अब तक का अमेरिका का पहला हमला मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने अब तक ईरान पर हमला नहीं किया था। हालांकि एक कही जरूर बात कही जा रही थी कि हम न्यूक्लियर विमान पर आपके अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर देंगे। खामेनेई को चेतावनी दी जा रही थी कि आप अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कम कर लीजिए, हम अटैक कर देंगे। पर अचानक से ये इतना बड़ा अटैक होना कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी सुरक्षा की अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और हो सकता है अब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले कि ईरान एक इंटरनेशनल प्रेशर जरूर बनवा सकता है अमेरिका के ऊपर। बिल्कुल साहिल, ये जो तस्वीर हमारे यहाँ लगी हुई है जी, इस तस्वीर को ही अगर हम ध्यान से देखें, इसके नीचे लिखा है कि भ्रम फैलाने के लिए कई विमान जो हैं वो प्रशांत महासागर की तरफ भेजे गए ताकि डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। और जिस तरह की हम लोग बात भी कर रहे थे, ये जिस तरह से जो विमान जा रहे हैं, 125 फाइटर जेट की बात हुई, प्रशांत महासागर की तरफ भेजा, उधर से डिस्ट्रैक्ट किया और इधर से अटैक कर दिया। जो अमेरिका की आपने भी कहा कि प्लानिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग रही होगी। और एक सवाल और उठता है, लगातार जो ट्रंप कह रहे थे ना कि वो 2 हफ्ते का समय चाहिए, 2 हफ्ते का समय चाहिए, लेकिन वो जो 2 हफ्ते का समय चाहिए वाली बात थी और 2 दिन के भीतर, 2 दिन के भीतर ही वो अटैक कर देना, ये भी एक गुमराह करने की बात थी, ये भी एक प्लानिंग का ही। देखिए वो 2 हफ्ता बोला ही इसलिए गया ताकि ईरान को यही लगे कि अभी हमारे पास 2 हफ्ते का समय है, हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर 2 हफ्ता कह रहे हैं, मान लीजिए ईरान को ये समझ आया हो कि अगर 2 हफ्ता ये कह रहे हैं तो 1 हफ्ते के अंदर तो ये अटैक कर देंगे, पर ये किसी ने नहीं समझा था कि 2 हफ्ते का मतलब वो 2 दिन से बोल रहे थे और 2 दिन के अंदर ही इतना बड़ा अटैक कर दिया जाएगा। और ये जो डिस्ट्रैक्शन की बात हो रही है, ये डिस्ट्रैक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ईरान का पूरा ध्यान इस डिस्ट्रैक्शन पर था। बिल्कुल, ये जो प्रशांत महासागर से होते हुए ये जो विमान निकले यहाँ से, अगर आपके देश के पास से कोई चीज निकल जा रही है तो आपका पूरा डिस्ट्रैक्शन उस चीज पे है। और जब वो पूरा डिस्ट्रैक्ट करके एक तरफ से अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को एयरस्पेस में डालता है, तकरीबन 12 किलोमीटर के डिस्टेंस से वो लॉन्च कर देता है। और क्या है, क्योंकि देखिए मान लीजिए 12 किलोमीटर पीछे से अगर कोई चीज लॉन्च की जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी तेज होगी, उसकी स्पीड कितनी तेज होगी। और अगर ये तक कहा जा रहा है कि तकरीबन 30,000 पाउंड वजनी था वो, अगर 30,000 पाउंड वजनी चीज कोई भी इतनी वेलोसिटी के साथ जमीन के साथ गिरेगी तो तकरीबन 250 फीट का गड्ढा बनाएगी। और एक ही जगह पर ऐसे 6 हमले होना, वो कितना गहरा गड्ढा बना सकता है। और जो आखिरी जो वो विस्फोट हुआ होगा 250 फीट करते हुए जितना नीचे जाके जो बड़ा विस्फोट हुआ होगा, उसमें जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडरग्राउंड बनी हुई थी वो बचने का उसका नामो निशान नहीं रहा होगा। बिल्कुल साहिल, अगर हम यहीं पे बात करें तो ये है कि 7 B2 विमानों का इस्तेमाल किया गया है, फाइटर जेट और जासूसी विमान। मतलब जो बार बार अमेरिका कह रहा था कि अब हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं, वो ये सच में अमेरिका की ताकत थी। और सवाल ये अमेरिका को बार बार इसलिए उठता है क्योंकि ईरान और इजराइल की लड़ाई थी। अमेरिका शुरुआत से, आज 10वां दिन है ईरान और इजराइल की लड़ाई का, अमेरिका शुरुआत से उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान से, खामनेई से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं आप सरेंडर, आप न्यूक्लियर मत बनाइए। इजराइल के साथ लगातार डोनाल्ड ट्रंप होने की बात कर रहे हैं, उधर से वो भी कह रहे हैं कि नहीं अगर आप वहां पहुंचे, अगर अटैक किया तो। अमेरिका ने जब अब अटैक कर दिया है, दुनिया इसे किस तरह से देखेगी? अब अगर मैप की तरफ पहुंचे, मैप पे देखें तो ये रहा साहिल, इधर ये हमारे पास ईरान यहाँ है, तो यहाँ हमारे पास इजराइल आ जाता है और वहां यूएसए आ जाता है।
अब ईरान ये है जी, ये रहा इजराइल, हम्म। बीच में जो लेबनान है, सीरिया है, इराक है, कुवैत है, जॉर्डन है, सऊदी अरबिया है, ये जो अरब कंट्रीज हैं, क्या ये ईरान का साथ अब दे सकती हैं? या फिर ईरान के साथ कौन कौन सा देश आ सकता है? चाइना की हमने बात की, चाइना ने बोला है कि वो ईरान के साथ में है, ईरान को सपोर्ट कर सकता है। रशिया ने बोला है कि वो ईरान को सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल, देखिए रशिया बिल्कुल सपोर्ट कर सकता है, पर चाइना कभी खुलकर सपोर्ट में नहीं आएगा। जो रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है उसमें चाइना ने जरूर कहा है, चाइना ने इस बात की आलोचना जरूर की है कि आपने हमला गलत किया है, पर चाइना खुलकर कभी सपोर्ट में नहीं आएगा ईरान के, क्योंकि चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है बिजनेस मॉडल वाली, और चाइना ये जानता है कि अगर वो ईरान का साथ देता है तो कहीं ना कहीं उसका बाकी देशों के साथ संबंध खराब हो सकता है, और अगर वो संबंध खराब होता है तो उसका ट्रेड खराब हो सकता है। तो चाइना अपना बिजनेस लॉस तो बिल्कुल नहीं करेगा। बात रहेगी रशिया की, तो रशिया को डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं, पुतिन को कह चुके हैं कि आप पहले रशिया यूक्रेन के युद्ध पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप कहीं मध्यस्थता के बारे में सोचिए। जहां तक बात रहेगी लेबनान की, सीरिया की, इराक की, सऊदी अरेबिया की, देखिए सऊदी अरेबिया को हम इससे अलग रख सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया का इतना कोई रोल अभी तक इसमें सामने आया नहीं है। बात रहेगी लेबनान की, लेबनान में जो हूतियों की, लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर एरिया है लेबनान का, इस पूरे बॉर्डर एरिया के आसपास तकरीबन यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर छोटे हिजबुल्लाह के बेसिस हैं। अब अगर ईरान चाहे तो यहाँ से अगर एस्केलेशन होता है तो सीधा हाइफा यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे सीधा हाईवे पर अटैक हो सकता है। यहाँ से देखिए जॉर्डन फ्रेंडली कंट्री है, तो जॉर्डन किसी प्रकार का अटैक नहीं करेगा। सीरिया में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि सीरिया ऑलरेडी अपने ऐसे कंडीशंस में चल रहा है, इसके यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के भी कुछ स्पॉट्स हैं। सवाल वही था, हिजबुल्लाह की बात करें, हम जैश ए मोहम्मद की बात करें, या फिर हम हमास की बात करें, जो लगातार इजराइल पहले से झेल रहा है इन लोगों को। हमास का और इजराइल का अब से नहीं चल रहा है, इजराइल और गाजा और अब से नहीं चल रहा है। लेबनान में जैसे आपने बोला कि हिजबुल्लाह के भी सेंटर्स है, यहाँ हाइफा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सीरिया से अगर जैश ए मोहम्मद एक्टिव हो जाता है, इजराइल ईरान जो है वो ओपन वॉर में एक्टिव है ही। बिल्कुल, क्या कुछ स्थिति बन सकती है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की सच में ये जो पटकथा लिखी जा रही है? देखिए बिल्कुल पटकथा लिखी जा रही है, और अगर इसमें किसी तरह रूस का लेना देना है, अगर रूस इसमें एंटर कर जाता है तो एक कहीं ना कहीं हम कहेंगे जैसे कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, यहाँ पर अनौपचारिक रूप से विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ईरान इस पर क्या प्रतिक्रिया अपनी देता है, ईरान किस तरीके से, क्या अगर ईरान किसी भी तरीके से अमेरिका पर सीधा हमला कर देता है तो फिर विनाश होना संभव है, और हो सकता है कि उसके बाद हमें किसी न किसी देश पर, चाहे वो ईरान पर हो, चाहे वो इजराइल पर हो, चाहे वो अमेरिका पर हो, तीनों देशों में से किसी एक देश का न्यूक्लियर वॉर में जाना अब लगभग संभव हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक के बाद कहा भी है कि अभी भी वक्त है, शांति कर लीजिए, शांत हो जाइए, नहीं तो फिर विनाश संभव है। ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से वो आए थे शांति का पाठ पढ़ाने, और शांति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बम दागना शुरू कर दिया। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साहिल, आपको क्या लगता है? जो बार बार नोबेल पुरस्कार की बात चली थी, एक पीस नोबेल प्राइज ट्रंप को मिल सकता है, क्या वो पीस नोबेल प्राइज की बात होते होते एकदम से जो अटैक हुआ है यूएस से ईरान पर, क्या लग रहा है? इसके संकेत क्या है? देखिए इसके संकेत, जब आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचते हैं और डिनर के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जनरल को बुलाना, डिनर करवाना, उसके बाद उनसे बातचीत करना और कह देना कि हम तो बस नॉर्मली मिले थे, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बयान सामने आया था, जैसे कि ईरान के जो मिलिट्री चीफ उन्होंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान हमारा सपोर्ट करेगा, अगर हम पर न्यूक्लियर अटैक किया जाता है तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर अटैक करेगा। जिसके बाद हालांकि पाकिस्तान इसका खंडन जरूर कर दिया, मगर अगर आपने वो पूरी टाइमलाइन देखी हो तो इस खंडन के 2 दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप से वो मिलने चले जाते हैं आसिम मुनीर। उसके बाद वापस आके आसिम मुनीर क्या करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो पूरा एक ऐसा लग रहा था एक पूरा डाइवर्जन क्रिएट किया जा रहा है। वो देख लिया है अभी जो अटैक किया गया ईरान के ऊपर, कि आप जिस नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर रहे थे शांति का पाठ पढ़ाने के लिए, वहीं से अटैक भी हुआ है। बात करें अगर हम यहाँ से, एशिया भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान की अभी हमने बात की ही, ये पाकिस्तान से जो मुनीर वहां पहुंचे थे। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया का ईरान से भी कोई बुरे संबंध नहीं है, इजराइल से भी कोई बुरे संबंध नहीं है, अमेरिका से भी डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती है। रशिया की बात करें तो रशिया तो हमारा पुराना दोस्त है ही। क्या लग रहा है आपको साहिल, इंडिया के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हैं? यहाँ पर भारत कुछ
ऐसा स्टेप नहीं लेगा कि किसी की साइड ले क्योंकि लेगा। वही बात होगी ना कि एक कोई है और उसके 4 दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप किसका साथ देंगे? किसका साथ क्योंकि देंगे? आप किसी एक का जगह साथ देते हो, आप तीनों के साथ अपने बिगाड़ लेंगे। और अगर मैं और ये- डिप्लोमेसी की बात करूं तो डिप्लोमेसी बिल्कुल। के अकॉर्डिंग आपको किसी भी देश से बिगाड़नी नहीं चाहिए, खासकर अमेरिका जैसा देश जो सुपर पावर है। इजराइल से आपके डिफेंस के अच्छे चलते हैं, डिफेंस से संबंधी आपके पैक्ट बने हुए हैं। ईरान से आप कहीं ना कहीं वो क्रूड ऑयल को लेकर आपकी बात ईरान से तो हमारा पुराना रिश्ता भी है, ईरान से पुराने संबंध भी है, पुराने रिश्ते हैं ईरान के साथ, कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। और रूस की अगर हम बात करें, रशिया की बात करें, तो रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है, हर मौके पर साथ दिया है। तो यहाँ पर भारत की एक ही भूमिका रहेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच भी टेंशन बनी थी, तो रशिया ने ओपनली बोला था कि मैं इंडिया के साथ। बिल्कुल, और यहाँ पर यही हो जाता है कि भारत एक ही चीज करेगा, भारत चाहेगा मध्यस्थता कराना सभी देशों के बीच में, क्योंकि भारत अब एक अकेला एक भारत हो गया और एक रूस हो गया। ये इकलौता एक ऐसा देश बच गया है जिसकी अमेरिका से भी अच्छी बन रही है, जिसकी ईरान से भी अच्छी बन रही है, जिसकी इजराइल से भी अच्छी बन रही है। इसी तरह पीएम मोदी ने बात भी की थी ईरान के राष्ट्रपति से आज इस अटैक के बाद। बिल्कुल हाँ, उनसे बात की गई थी और ये कहा गया था कि आप जितनी जल्दी हो सके युद्ध को टाल दें, शांति की तरफ बढ़े। क्योंकि देखिए, अगर युद्ध होता है तो उसका असर सिर्फ ईरान, इजराइल या फिर भारत पर या पाकिस्तान पर, बांग्लादेश, इन्हीं पर नहीं पड़ने वाला है, उसका पूरी दुनिया पर। क्योंकि अगर रिसेशन आता है, अगर इकोनॉमी गिरती है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो सबके लिए बढ़ेगी और वो पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी। साहिल, और हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान तेल का भंडार है ईरान के पास, और ईरान में एक जगह है जलडमरू मध्य। बिल्कुल, तो जलडमरू मध्य में क्या है कि अगर हम उसको एक खबर दिखाते हैं आपको साहिल, अमर उजाला पे खबर भी लगी हुई है। अमेरिका ने भी कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया तो अमेरिका पूर्वी जो धमकी दी गई है, पूर्वी अमेरिकी वित्त अधिकारी ने जो चेतावनी दी है, जलडमरू मध्य को अगर बंद करें, जलडमरू मध्य के मायने क्या है? बिल्कुल, अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र को बंद करने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जलडमरू मध्य वो रास्ता है जहां से जो तेल है उसका आवागमन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इसके लिए जो पूर्वी अमेरिकी वित्त अधिकारी जोनाथन शेंजर ने चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान जलडमरू मध्य को बंद करने का प्रयास करता है तो अमेरिका करारा जवाब देगा, और हो सकता है अमेरिका की ओर से अविश्वसनीय बल का प्रयोग भी किया जाए। और जो अविश्वसनीय बल बोला जा रहा है ना, कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा जरूर दिया। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, बिल्कुल जो अविश्वसनीय बल है। बिल्कुल, अगर हम जलडमरू मध्य पे ही बात करें, उन्होंने जो आगे कहा है, ये बयान इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जलडमरू मध्य पूरे दुनिया के लिए, जहां जहां ईरान से तेल जाता है, वो रास्ता पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के लिए वो रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको याद होगा भारत पे जो हमने खबर की थी कि भारत पे किस किस तरह से ईरान और इजराइल के वॉर का इफेक्ट पड़ सकता है, उसमें से एक जलडमरू मध्य वाला रास्ता भी था, उड्डयन का रास्ता भी था, कई उसमें और फैक्टर्स थे। अगर हम बात करें इस समय की, तो अमेरिका की ओर से अविश्वसनीय बल की, जैसे अभी आपने बात की, वो किया जा सकता है। और जब शुरू हो गया हो तो कल्पना करना मुश्किल है कि फ्रांसीसी या ब्रिटिश लोग रास्ते को साफ करने के लिए भी आएंगे। तो ये जो वर्ल्ड वॉर की हम जो लगातार बात करें, वर्ल्ड वॉर की बात क्यों हो रही, कैसे वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है, और अमेरिका का जो अटैक है ये वर्ल्ड वॉर की ओर कितना बड़ा इशारा कर रहा है, इसको आप इसी बयान से समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोग भी रास्ता साफ कराने के लिए आएंगे अगर जलडमरू मध्य का रास्ता ईरान बंद करता है। और इसका मतलब ये कि ईरान हमला करने की कोशिश नहीं करेगा, और निर्णायक क्षण में भी ये सब चीजें पहुंच सकती हैं। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यही कि अगर इस रास्ते को ही बंद कर दिया गया, मान लीजिए आपको अपने घर जाना है और उस घर का रास्ता ही बंद कर दिया जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? तो वैसी कुछ सिचुएशन बन जाएगी, ऐसी कुछ स्थिति बन जाएगी जिस कारण पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अगर तेल की कमी हो जाती है तो तेल की कमी होते ही चीज़ों के प्राइस, जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी, कई इकोनॉमीज गिर सकती हैं, कई देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल साहिल, जो हम बात कर रहे थे कि क्या है होर्मुज जलडमरू मध्य और क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे यहाँ जो खबर लगी उसी को हम बताएं तो होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, क्योंकि ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। दुनिया के तेल परिवहन का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और ये पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। ये ईरान और ओमान के बीच स्थित है। अगर तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो तेल की आपूर्ति पर असर पड़ेगा और कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे भारत सहित दुनिया भर में ईरान और इस इलाके से आने वाले ईंधन पर निर्भर रहने वाले कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि जो देश जंग लड़ रहा होगा वो तेल तो अब नहीं देगा। देखिए, तेल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मान लीजिए आपने जंग शुरू कर भी दी
तो आपको जब जंग करनी है तो जंग के लिए आपको टैंक्स चलाने हैं, आपको एम्यूनेशन चाहिए। मान लीजिए युद्ध हो रहा है, आपको वहां हथियार पहुंचाना है, तो आप हथियार पैदल नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपको दो सीमाओं के, मान लीजिए एक युद्ध यहाँ चल रहा है और एक युद्ध यहाँ चल रहा है, तो आप पैदल नहीं जाएंगे इतनी दूर, आपको किसी न किसी तरीके से भेजना होगा, चाहे आप वो फ्लाइट के थ्रू भेजें, चाहे आप गाड़ियों के जरिए भेजें, तो उसके लिए आपको फ्यूल चाहिए होगा। अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं ना, युद्ध बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ना आप खाना भेज सकते हैं, ना आप जो वहाँ घायल हो रहे सैनिक, ना आप उनको वापस बुला पा रहे हैं, ना आप मेडिकल भेज पा रहे हैं, तो युद्ध एक तरीके से फंस जाएगा। और फिर वहाँ ईरान को एक बिल्कुल सपोर्ट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास क्रूड ऑयल मौजूद है, तो वहाँ पे ईरान एक जरूर एक बेनिफिशियरी स्टेट पे चला जाएगा, जहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, वो युद्ध को रोकने की स्थिति में जा सकता है, या वो युद्ध को फंसा सकता है, जैसा कि रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध फंसा हुआ है। बिल्कुल साहिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, किस मोड़ पे यह युद्ध जा सकता है? क्या अमेरिका की ओर से जो हमला किया गया है उसने तीसरे विश्व युद्ध को दावत दे दी है? ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा था उस पर आपको क्या कहना है? और अब अमेरिका ने जो सैन्य कार्रवाई भी ईरान के ऊपर कर दी, अब ईरान क्या करेगा? डायरेक्ट अमेरिका पे अटैक करेगा या इजराइल से ही बदला लेगा? हालांकि उसके बाद इजराइल पे अटैक कर चुका है ईरान। क्या लगता है आपको, भारत किसकी ओर खड़ा होगा? क्योंकि भारत के चारों दोस्त हैं, अमेरिका की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, इजराइल की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, क्योंकि रशिया भी ईरान के साथ देने की बात कह चुका है। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।